हेलो फ्रेंड्स, मैं शर्मा कोचिंग क्लासेस में शैलेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं व्यावसायिक लेन देनों का अभिलेखन। इस चैप्टर के अंतर्गत हम देखेंगे कि जो खाते होते हैं उन खातों को डेबिट या क्रेडिट करने के नियम क्या होते हैं। तो खातों को डेबिट या क्रेडिट करने के नियम की बात जहाँ तक आती है तो इसके दो दृष्टिकोण बतलाए गए हैं मुख्य रूप से। तो पहला दृष्टिकोण आपका होता है आधुनिक दृष्टिकोण, जिसको हम कहते हैं मॉडर्न अप्रोच, और सेकंड दृष्टिकोण होता है परंपरागत दृष्टिकोण अर्थात ट्रेडिशनल अप्रोच। तो हम आज के इस वीडियो में दोनों दृष्टिकोणों को अध्ययन करते हुए देखेंगे कि डेबिट और क्रेडिट करने के नियम कैसे आपके सामने आते हैं। और दोनों ही दृष्टिकोणों के को देखा जाए तो डेबिट और क्रेडिट करने के जो नियम हैं, जैसे परंपरागत दृष्टिकोण को अपना रहे हैं, तो जैसे आप खातों को डेबिट क्रेडिट करेंगे जिस हिसाब से, उसी हिसाब से आपका आधुनिक दृष्टिकोण में भी खाते डेबिट और क्रेडिट होते हैं। अब वो कैसे होते हैं इसको आप समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, आधुनिक दृष्टिकोण की, मॉडर्न अप्रोच। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि विभिन्न आपको यहाँ पे दिए गए हैं संपत्ति, दायित्व, पूंजी, आय एवं लाभ, व्यय व हानि, इतने प्रकार की चीजें आपको लिखी हुई। सबसे पहले हम बात करते हैं काय की, संपत्तियों की। असेट्स मतलब संपत्तियों के संबंध में डेबिट और क्रेडिट करने के नियम क्या है। तो संपत्तियों के संबंध में डेबिट क्रेडिट करने के नियम की बात अगर हम करते हैं तो सबसे पहली चीज, डेबिट कब करेंगे, जब भी संपत्तियों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कैसे डेबिट होंगी, देखिए अब मान लीजिए आपने व्यवसाय के स्वामी ने कोई एक संपत्ति को क्रय किया, क्रय करके व्यवसाय में ले आया, तो व्यवसाय में क्या हो गई, संपत्ति में वृद्धि हो गई, पहले की तुलना में संपत्तियां क्या हो गई, बढ़ गई। तो जब भी कोई संपत्ति में वृद्धि होती है, संपत्ति आ रही है, तो उसे आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक इसी प्रकार व्यवसाय में संपत्तियों में अगर कमी हो रही है, मान लीजिए विभिन्न प्रकार की संपत्तियां व्यवसाय में थी, उन्हीं संपत्तियों में से किसी संपत्ति को आपने बेच दिया तो उतनी संपत्ति क्या हो जाएगी, व्यवसाय से चली जाएगी, अर्थात संपत्तियों में क्या हो जाएगी, पहले की तुलना में कमी हो जाएगी। तो जब संपत्तियों को हम बेचते हैं तो संपत्तियों में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, तो हम इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। जब जब संपत्तियां बिकेंगी तो क्रेडिट कर दी जाएंगी, और जब जब संपत्तियों को हम खरीदेंगे तो संपत्ति में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, तो हम इसको डेबिट कर देंगे। ये तो हो गया संपत्ति से संबंधित डेबिट और क्रेडिट करने के आधुनिक दृष्टिकोण। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं दायित्व। तो दायित्व की बात करने से पहले मैं आपको समझा दूं कि दायित्व आखिरकार होते क्या है। दायित्व मतलब व्यवसाय को जिन्हें बाहर के पक्षकारों को क्या करना है, कुछ राशियां चुकाना है, तो चुकाने को हम क्या बोलते हैं, दायित्व। देयताएं मतलब व्यवसायी बाहर के लोगों को कुछ राशियां चुकाएगा। अब विभिन्न प्रकार के लेन देन होते हैं जिसकी वजह से, जैसे कच्चा माल खरीदा, उधार खरीद लिया, तो बाहर के लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसे चुकाना पड़ेगा, तो वो कहलाते हैं दायित्व। तो जिन्हें हमको चुकाना है वो क्या कहलाएंगे, दायित्व कहलाएंगे। दायित्व के संबंध में क्या नियम होते हैं डेबिट और क्रेडिट करने के संबंध में, तो इसे देखेंगे। तो दायित्वों में जब भी क्या हो जाए, कमी हो जाए, दायित्वों में जब भी कमी होगी तो उसको हमें डेबिट करना है। अब दायित्वों में कमी कैसे होगी, जैसे व्यवसाय के 15,000 रुपए के क्या थे, लेनदार थे, जिनसे हमने पहले से उधार माल खरीदा था, तो 15,000 रुपए के क्या बन गए थे, लेनदार बन गए थे, अर्थात उनको व्यवसाय को क्या करना था, चुकाना था। अब उनमें से 4,000 के लेनदारों को क्या कर दिया गया, भुगतान कर दिया गया। तो पहले की तुलना में जो लेनदार थे अर्थात दायित्व थे, क्रेडिटर्स, उनमें क्या आ गई, कमी आ गई। क्यों कमी आ जाएगी, क्योंकि पहले 15,000 के थे, 15,000 में से 4,000 के लेनदारों को आपने भुगतान कर चुके हैं, तो उतने के लेनदार आपके क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो जब जब आप लेनदारों को पेमेंट करेंगे, भुगतान करेंगे, तो दायित्वों में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो दायित्वों में कमी को आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। इसी प्रकार दायित्वों में वृद्धि को आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। दायित्वों में वृद्धि कैसे होगी, जैसे पहले से आपके 15,000 रुपए के लेनदार थे, 5,000 का माल और उधार आपने क्रय कर लिया आपूर्तिकर्ताओं से, तो 15 और नए 5,000 के लेनदार और बन गए। इस प्रकार से लेनदारों में क्या हो गई, 5,000 की वृद्धि हो गई, अर्थात लेनदार आपके टोटल कितने हो गए, 20,000 के हो गए। तो जब जब लेनदार क्या हो जाएंगे, आपके बढ़ जाएंगे, मतलब दायित्वों में वृद्धि हो रही, तो दायित्वों में वृद्धि होगी तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, उसका रीजन भी समझिए। जब जब दायित्वों में वृद्धि होगी तो आपको अधिक से अधिक राशि चुकाना पड़ेगा, कभी ना कभी चुकाना पड़ेगा, तो इस कारण से पूंजी में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है ना, पूंजी में कमी को हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं।
इस कारण से आपको यहाँ पे दायित्व में जब जब वृद्धि होगी तो पूंजी में जो है कमी होगी, क्योंकि कभी ना कभी उतना दायित्व चुकाना पड़ेगा। तो इसको आप क्रेडिट कर देते हैं। और दायित्व में जब जब कमी होगी, दायित्वों में जब जब कमी होगी मतलब उतने दायित्व आपको कम चुकाना पड़ेगा, मतलब पूंजी में आपकी वृद्धि हो जाएगी, इसलिए पूंजी में वृद्धि को आप डेबिट कर देते हैं। नेक्स्ट इसमें समझें, तीसरे नंबर में आपका है कैपिटल अर्थात पूंजी। पूंजी के बारे में डेबिट और क्रेडिट करने के नियम सीधा सीधा फंडा है कि डेबिट कब करेंगे, जब पूंजी में कमी हो रही है तो उसको हम डेबिट कर देंगे। जब जब पूंजी में कमी होगी, पूंजी पर किसका अधिकार होता है, पूंजी पर स्वामी का अधिकार होता है, क्योंकि स्वामी ने व्यवसाय को पूंजी दिया है। तो जब जब पूंजी में कमी होगी तो आप उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, मतलब स्वामी की उतनी पूंजी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब जब पूंजी में वृद्धि होगी अर्थात स्वामी की पूंजी क्या हो रही है, बढ़ रही है पहले की तुलना में, तो वृद्धि को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, अर्थात स्वामी का पूंजी खाता क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अब पूंजी में कमी कब होगी, जब हम किसी व्यवसाय के नगद भुगतान करते हैं, जैसे किराया चुकाया। अब किराया चुकाएंगे तो एक तो रोकड़ कम हो जाएगी और दूसरा पूंजी में भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। कमी क्यों होगी कि स्वामी की उतनी पूंजी क्या हो गई, रोकड़ चुकाने के कारण जो उसने व्यवसाय में नगद रोकड़ लगाई थी वो क्या हो गई, कम हो गई। तो इसके वजह से पूंजी में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसी प्रकार पूंजी में वृद्धि कब होगी, जैसे स्वामी को जो है कमीशन प्राप्त हुआ, कमीशन प्राप्त हुआ तो कमीशन के प्राप्त हो जाने के कारण जो है स्वामी की पूंजी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, पहले की तुलना में बढ़ जाएगी। तो पूंजी में जब जब वृद्धि होगी तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, और जब जब पूंजी में कमी होगी तो उसे हम डेबिट कर देंगे। स्वामी का पूंजी खाता डेबिट हो जाएगा, मतलब उतनी पूंजी उसकी कम हो जाएगी और यहाँ पर उतनी पूंजी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगला हम देखते हैं आय एवं लाभ। तो आय एवं लाभ के संबंध में नियम होते हैं कि आय एवं लाभ में क्या हो रही है, कमी हो रही है। आय एवं लाभ में कमी हो रही है तो हम उसको डेबिट कर देंगे। आय एवं लाभ में वृद्धि होगी तो हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ऐसे भी समझे क्यों क्रेडिट और डेबिट कर रहे हैं इसको, जब जब आय एवं लाभ में क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो आय कम हो गई, मतलब आपकी पहले जो आय थी या लाभ थे उसमें कमी आ गई तो स्वामी की पूंजी क्या हो गई, कम हो जाएगी। तो स्वामी की पूंजी में कमी होती तो हम उसको क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया, आय या लाभ में कमी होगी तो पूंजी डेबिट हो जाएगी, अर्थात पूंजी में कमी हो रही तो पूंजी में कमी को आपने ऊपर भी देखा कि आप डेबिट कर देंगे। अब देखिए आय या लाभ में वृद्धि हो रही है, आय या लाभ में जब भी वृद्धि होगी, ऐसी कोई मद आपको प्राप्त हो रही व्यवसाय में जिससे स्वामी की पूंजी बढ़ रही, जैसे लाभांश प्राप्त हुआ, तो लाभांश प्राप्त हुआ तो उससे स्वामी की पूंजी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, स्वामी की पूंजी में वृद्धि हो जाएगी, तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इसी प्रकार हम देखेंगे व्यय व हानियों के संबंध में डेबिट और क्रेडिट करने की आधुनिक दृष्टिकोण क्या कहता है। तो इसके बारे में व्यय या हानियों में अगर वृद्धि हो रही, पहले की तुलना में व्यय और हानि क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। जैसे हमने ब्याज का चुकाया, ब्याज चुकाएंगे तो व्यय या हानि में क्या हो जाएगी, पहले की तुलना में और वृद्धि हो जाएगी। तो जब जब व्यय या हानि में वृद्धि होगी तो स्वामी की पूंजी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्वामी की पूंजी में कमी होगी तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। इसी प्रकार व्यय या हानियों में कमी हो रही है, जब जब व्यय या हानि कम हो जाएगी, मतलब जैसे कि व्यय पहले ज्यादा होने वाले थे, अब व्यय क्या हो गए, उसमें कटौती हो गई, कमी आ गई, तो उससे क्या हो जाएगा, उतने व्यय कम होने के कारण स्वामी की पूंजी बढ़ जाएगी, और स्वामी की पूंजी बढ़ने के कारण अर्थात पूंजी में वृद्धि को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे व्यय या हानियों में कमी होगी तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये था पूरा आधुनिक दृष्टिकोण। इसके बाद में हम देखते हैं परंपरागत दृष्टिकोण। तो मैंने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा किया था, खातों को 3 प्रकार के अलग अलग दृष्टिकोण से बांटा गया है। एक व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र का खाता। व्यक्तिगत खाते को पुनः 3 भागों में बांटा गया था, मैंने पिछली बार वीडियो में आपसे चर्चा किया था। साधारण व्यक्तिगत खाता, दूसरा कृत्रिम व्यक्तिगत खाता और तीसरा प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। तो व्यक्तिगत खाता किसी भी प्रकार का हो, तीनों में से कोई भी प्रकार का हो, व्यक्तिगत खाते के लिए एक ही नियम लागू होता है परंपरागत दृष्टिकोण में, ट्रेडिशनल अप्रोच में। और वह नियम क्या होता है, व्यापार में जब जब जो व्यक्ति पाएगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, और व्यापार में जो व्यक्ति देता है उसको हमेशा आप क्रेडिट करेंगे। इसके बाद में दूसरा नियम हम देखेंगे वास्तविक खाते का। तो वास्तविक खाते का भी मैंने आपको प्रकार बतलाया था कि वास्तविक खाते 2 प्रकार के होते हैं। एक तो
मूर्त और दूसरा अमूर्त। मूर्त मतलब जो दिखाई देते हैं, अमूर्त मतलब जो संपत्तियां हमें दिखाई नहीं देती हैं, अदृश्य होती हैं, उन संपत्तियों को अमूर्त संपत्तियां कहते हैं। तो अमूर्त वास्तविक खाता और अवास्तविक खाता दोनों प्रकार के होते हैं। तो व्यापार में इसके संबंध में नियम होता है, व्यापार में जो वस्तु या संपत्ति आती है तो उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और जब जब व्यापार से वस्तु या संपत्ति क्या होती है, जाती है, तो उसको हमको क्या करना है पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। इसी प्रकार नाम मात्र के खाते, नाम मात्र के खाते वे खाते होते हैं जो केवल नाम से ही जाने जाते हैं, इनका पृथक से कोई अस्तित्व नहीं होता, जैसे कि कमीशन खाता, बट्टा खाता, वेतन खाता इत्यादि, ये केवल नाम से ही जानते हैं, इनका कोई निश्चित आकार प्रकार नहीं होता, इसलिए इनको क्या कहते हैं, नाम मात्र के खाते। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट के संबंध में या नाम मात्र खाते के संबंध में नियम क्या होता है, व्यय या हानियों को हम डेबिट करना पड़ता है और आय व लाभ को क्रेडिट करना पड़ता है। देखिए यहाँ तीसरे नंबर के नियम में थोड़ा सा दिक्कत जा सकती है, आपको कंफ्यूजन की स्थिति बन सकती है। पहले और दूसरे वाले में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि व्यक्तिगत खाते में आपने देखा कि व्यापार में जो व्यक्ति पाता है उसको डेबिट करते हैं, जो देता है उसको क्रेडिट करते हैं। व्यापार में जो वस्तु आती है उसको डेबिट करते हैं, व्यापार से जो वस्तु जाती है उसको क्रेडिट करते हैं, ये सिंपल है। लेकिन नाममात्र के खाते में आपको याद रखना पड़ेगा कि व्यय व हानियों को डेबिट करेंगे और आय व लाभ को हमेशा क्रेडिट करेंगे। तो अगर इस प्रकार से आप या तो ये परंपरागत दृष्टिकोण को ले लें या आधुनिक दृष्टिकोण को ले लें, दोनों से अगर आप खातों को डेबिट या क्रेडिट कर रहे हैं तो खातों को डेबिट या क्रेडिट करने में कोई अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। किसी भी एंगल को अगर आप पकड़ के चलते हैं तो निश्चित रूप से खाते आपके सही सही डेबिट और सही सही क्रेडिट हुए होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसलिए दोनों ही जो डेबिट क्रेडिट करने के आधुनिक दृष्टिकोण है और परंपरागत दृष्टिकोण है, दोनों ही बहुत अच्छे हैं और दोनों ही दृष्टिकोण से आप डेबिट या क्रेडिट कर सकते हैं खातों को। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को शेयर और लाइक करें, और आपके नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।